प्रगति पथ पटना के YouTube चैनल पर मैं CS सिंह एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। इससे पहले के क्लासेस में हम लोग लाइट का जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे थे और अब इससे आगे आज का टॉपिक जो है वह है रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, अर्थात समतल सतह से परावर्तन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, अर्थात परावर्तन क्या होता है। परावर्तन क्या है कि प्रकाश जब किसी सतह से टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में उसका अधिकांश प्रकाश लौट जाता है, तो इस घटना को हम लोग रिफ्लेक्शन अर्थात परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए कि ये बोर्ड है, अभी लाइट जो ट्यूबलाइट से आ रही है या जो बल्ब से आ रही है वह इस सतह पर टकराया और टकरा करके अगर मैक्सिमम लाइट उसी माध्यम में लौट गया। अभी माध्यम आने का क्या था, एयर। बोर्ड के सरफेस से टकराया और बोर्ड के सरफेस से टकराने के बाद मैक्सिमम लाइट जो है, अधिकांश जो लाइट है वह फिर एयर में ही वापस लौट गया। तो इस घटना को हम लोग रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश अगर किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को हम लोग रिफ्लेक्शन अर्थात परावर्तन कहते हैं। परावर्तन का दो नियम होता है। मान लीजिए ये हमारे पास एक दर्पण है। तो दर्पण क्या होता है, दर्पण में एक पारदर्शी कांच का टुकड़ा होता है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है और इसके एक सतह को हम लोग चांदी से यानी सिल्वर से पॉलिश कर देते हैं, चांदी से कलई कर देते हैं। ये पॉलिश सरफेस हो गया। अब चांदी का ही यूज क्यों किया जाता है? चांदी का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि चांदी जो होता है वह लाइट का बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। चांदी लाइट का बेस्ट रिफ्लेक्टर है, मतलब अपने पर टकराने वाली लगभग 95% प्रकाश की किरणों को रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। इसलिए हम लोग चांदी का कलई करते हैं। तो जिधर से हमने चांदी का कलई किया, पॉलिश किया, ये सरफेस हो गया और अब ये सतह, प्रकाश इस सतह पे टकराएगी तो ये हमारा इधर से जो सतह होगा वह होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी परावर्तक सतह। और जिधर से सिल्वर का पॉलिश किया हुआ है ये, इसको कहेंगे पॉलिश्ड सरफेस, कलई वाला सतह। ये हो गया पॉलिश सरफेस। प्रकाश की किरण जो रिफ्लेक्टिंग सतह पर टकराएगी उस किरण को कहेंगे आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे। प्रकाश की किरण जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस परावर्तक सतह पर टकराएगा उसको कहेंगे आपतित किरण। जिस बिंदु पर टकराएगा उस बिंदु को कहेंगे आपतन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं O। अब इस आपतन बिंदु पर हम लोग एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे जो कि इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। काल्पनिक रेखा इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर O पर खींचना है और इस काल्पनिक रेखा को हम लोग कहेंगे नॉर्मल। ये हो गया नॉर्मल। अब ये काल्पनिक रेखा है इसीलिए इसको डॉटेड लाइन से बनाया गया है और इसको हम नॉर्मल यानी अभिलंब कहेंगे। और जो किरण टकरा करके वापस लौटेगी उसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है पहला जो लॉ है वह कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही तल में होता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, परावर्तन के नियम का। और परावर्तन का नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर इंसिडेंट रे इस बोर्ड को टच करते हुए आ रहा है तो ये बोर्ड क्या है? ये बोर्ड का जो सरफेस है ये एक प्लेन है, एक समतल माने कि सतह है। तो ये एक प्लेन हो गया, प्लेन सरफेस हो गया। अब अगर इंसिडेंट रे इस बोर्ड को टच करके आ रहा है तो नॉर्मल जो होगा वह इसी बोर्ड पर होगा और जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वह इसी बोर्ड को टच करता हुआ जाएगा।
यानी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड तीनों इसी प्लेन में होगा। और यहां पर प्लेन का मतलब क्या हुआ? बोर्ड का प्लेन। तो पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा कहता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब आपतन कोण क्या होता है? देखिए, आपतित किरण जो अभिलंब के साथ एंगल बनाती है, आपतित किरण जो अभिलंब के साथ एंगल बनाती है उसको हम आपतन कोण कहेंगे, और परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ एंगल बनाएगी इसको हम कहेंगे परावर्तन कोण। और दूसरा नियम कहता है कि एंगल आई जो होता है वह एंगल आर के बराबर होता है, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। अब ये आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण क्यों होता है इसको हम पहले ही आपको फॉर्मेट्स प्रिंसिपल से समझा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इंट्रोडक्शन टू लाइट का वीडियो नंबर 4 देख लीजिएगा, उसमें आपको प्रूफ करके बताया गया है कि कैसे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। तो यहां पर दूसरा जो नियम है परावर्तन का वह कहता है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर है एंगल आई बराबर एंगल आर। तो ये आपका परावर्तन का नियम है। एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं, समझ लीजिए। आपतित किरण जो अभिलंब के साथ एंगल बनाती है उसको आपतन कोण कहते हैं। यहां आपतित किरण दर्पण के साथ भी एंगल बना सकती है, आपतित किरण अभिलंब के साथ भी एंगल बना सकती है। तो दर्पण के साथ वाला एंगल नहीं लेना है, एंगल किसके साथ लेना है? नॉर्मल के साथ, अभिलंब के साथ। जैसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया कि जब आपतित किरण किसी सतह पर टकराती है तो वह सतह के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, परावर्तन कोण का मान कितना है? कहता है कि जब आपतित किरण किसी सतह से टकराती है, तो ये किसी सतह से टकराया और सतह के साथ 60 डिग्री का कोण बनाया, तो ये एंगल दिया था। अब पूछा यहां पर परावर्तन कोण कितना है, तो बहुत लोग हड़बड़ी में क्या कह दिया कि भाई परावर्तन कोण 60 डिग्री है। नहीं, आपतन कोण क्या है? आपतित किरण जो अभिलंब के साथ, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। यहां तो सतह के साथ का एंगल दिया था, तो इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है वो तो 30 डिग्री होगा, क्योंकि नॉर्मल इस सरफेस के साथ 90 डिग्री पे, ये एंगल 60 है, तो बचा हुआ एंगल 90 माइनस 60 यानी 30। तो यहां पर एंगल आई जो है वो 30 डिग्री है, इसीलिए एंगल आर भी कितना होगा? एंगल आर भी 30 डिग्री होगा। तो क्वेश्चन क्या था? आपतित किरण जब किसी सतह पर टकराती है तो सतह के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, परावर्तन कोण का मान कितना है? तो यहां परावर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि आपतित किरण जो अभी लंब के साथ एंगल बनाए वो आपतन कोण है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ एंगल बनाए वो परावर्तन कोण है, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में था पॉइंट, याद रखिएगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर प्रकार के सरफेस के लिए कार्य करता है, चाहे सरफेस ऐसा हो, यह सरफेस जो कि प्लेन सरफेस है। अगर यह सरफेस इरेगुलर सरफेस है तो यहां पर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा। अगर यह कर्व्ड सरफेस है, ऐसा सरफेस हो, ऐसा सरफेस हो, किसी भी प्रकार का सरफेस हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर प्रकार के सरफेस के लिए वैलिड है, हर प्रकार के सरफेस पर काम करता है। और ये लाइट में ही नहीं, साउंड पर भी काम करता है, यानी लाइट वेव के लिए नहीं, साउंड के लिए भी ये लॉ काम करता है। यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट और साउंड दोनों में एप्लीकेबल है, नंबर 1। और ये सभी प्रकार के सरफेस, यानी प्लेन सरफेस हो, इरेगुलर सरफेस हो, या कर्व्ड सरफेस हो, या स्फेरिकल सरफेस हो, या सिलेंड्रिकल सरफेस हो, कैसा भी सतह हो, सभी प्रकार के सतह के लिए परावर्तन के नियम कार्य करते हैं। यहां पर एक और बात समझना है कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट गया तो ये हो गया परावर्तन। अगर दूसरे माध्यम में चला जाता है, जैसे सपोज कर लीजिए कि ऐसा बात करते हैं, मान लीजिए कि यहां पर आपका एक मीडियम है एयर, दूसरा मीडियम है वाटर। अब प्रकाश की किरण पहले माध्यम में थी और दूसरे माध्यम में अगर ये चला गया, दूसरे माध्यम में चला गया, तो अगर दूसरे माध्यम में जाते समय ये मुड़ जाए, या तो अभिलंब की ओर मुड़े या अभिलंब से दूर मुड़े, तो इसको फिर कहेंगे अपवर्तन, यानी रिफ्रैक्शन। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी और प्रवेश करने के क्रम में अगर वह मुड़ जाता है तो इस घटना को कहा जाता है, याद रखिएगा, इस घटना को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। आगे के क्लासेस में हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो यह रिफ्रैक्शन हुआ। यहां पर एक और बात याद रखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है,
याद रखिए मीडियम 1 मान लीजिए एयर है और ये मीडियम 2 है वाटर, और प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हुए बिना मुड़े हुए आगे बढ़ जाता है। मतलब एयर से वाटर में यहाँ जा रहा है, यहाँ भी एयर से वाटर में जा रहा है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, लाइट जो है वो मुड़ जा रहा है। अब इधर मुड़े कि इधर मुड़े हम बाद में बताएंगे कि किधर मुड़ता है, विलंब की ओर मुड़ता है कि विलंब से दूर जाता है। लेकिन अगर माध्यम बदलते समय अगर प्रकाश बिना मुड़े निकल जाए तो फिर इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन। तो रिफ्रैक्शन ये हुआ और ये हुआ आपका ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन यानी हिंदी में इसको कहते हैं संचरण। माध्यम जब बदलता है और प्रकाश नहीं मुड़ती है, बिना मुड़े हुए दूसरे माध्यम में निकल जाए, तो फिर इसको हम लोग कहते हैं आपका ट्रांसमिशन यानी कि संचरण। इसको हम लोग ट्रांसमिशन कहते हैं, संचरण कहते हैं। यहां पर एक और बात याद रखिए, प्रकाश जब माध्यम बदलते समय उसका अधिकांश भाग एब्जॉर्ब हो जाए। मान लो कि यहां पर इंटेंसिटी 100 था, सपोज कर लीजिए लाइट का इंटेंसिटी 100 यूनिट था, और जब माध्यम बदलते समय या माध्यम से गुजरते समय इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाए, जैसे 100 यूनिट था यहां पर आया ये 10 यूनिट हो गया, तो इस केस में क्या हुआ, मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब हो गया, तो फिर इसको कहेंगे एब्जॉर्प्शन। तो अभी हम 4 बात बताए, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ट्रांसमिशन और एब्जॉर्प्शन। चारों में बेसिक अंतर क्या है इस बात को समझ लीजिए। लाइट जब किसी सतह पर टकराता है तो 4 बातें हो सकती हैं। अगर प्रकाश किसी सतह पर टकराए और मैक्सिमम लाइट उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो इसको रिफ्लेक्शन कहेंगे। प्रकाश जब किसी सतह पर टकराए और माध्यम बदल ले, और माध्यम बदलने की क्रिया में ये मुड़े, चाहे अविलंब की ओर मुड़े चाहे अविलंब से दूर मुड़े, अब किधर मुड़ेगा ये बात का चीज है, लेकिन माध्यम बदलते समय अगर प्रकाश मुड़ गया तो फिर वो रिफ्रैक्शन हो गया। अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय अपने दिशा में परिवर्तन न करे तो फिर इस घटना को ट्रांसमिशन यानी संचरण कहेंगे। और प्रकाश अगर माध्यम बदलते समय उसका अधिकांश भाग अवशोषित हो जाए, जैसे यहां पर 100 यूनिट लाइट का इंटेंसिटी था और वह माध्यम बदला और बाहर जब निकला तो फिर वो 10 यूनिट हो गया, यानी 90 यूनिट तो एब्जॉर्ब कर लिया, तो इस घटना को एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण कहेंगे। तो ये बात हुआ परावर्तन का, अपवर्तन का, अवशोषण का और संचरण का। यहां पर एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट जो है उसको भी याद रखिए, जब रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, तो रिफ्लेक्शन में क्या क्या चीज नहीं बदलता है, परावर्तन में क्या क्या चीज नहीं बदलता है। प्रकाश जब माध्यम बदलती है, याद रखिएगा, इसको इधर लिख देते हैं, देखिएगा, प्रकाश जब माध्यम, ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोग लिख ही लिए होंगे, और आप लोग को बोल रहे हैं कि अगर चैनल पसंद आ रहा है तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहना है। और यहां पर आगे बात करते हैं कि जब परावर्तन होता है यानी जब रिफ्लेक्शन होता है, तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि क्या क्या चीज नहीं बदलता है। अगर आपको पूछा जाए कि जब प्रकाश का या ध्वनि का, किसी का भी, याद रखिएगा प्रकाश का बहुत सारा घटना को सेम टू सेम फिर साउंड में भी पढ़ना है, तो वहां पर हम लोग फिर इसको जस्ट बताते हुए निकल जाएंगे, वहां पर फिर एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। याद रखिएगा जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो परावर्तन है। परावर्तन में क्या क्या चीज नहीं बदलता है, तो याद रखिएगा प्रकाश परावर्तन में जो चीज नहीं बदलता है वह है वेवलेंथ यानी तरंगदैर्ध्य, नहीं चेंज करता है वेलोसिटी यानी कि वेग, नहीं चेंज करता है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। तो रिफ्लेक्शन के क्रिया में लैम्डा यानी वेवलेंथ, न्यू यानी कि वी यानी वेलोसिटी और न्यू यानी आवृत्ति चेंज नहीं करता है। तो ये तीनों चीज जो होता है वह होता है कांस्टेंट। मतलब कि अगर जिस वेलोसिटी से लाइट यहां पर टकराएगी उसी वेलोसिटी से लौटेगी, जिस वेवलेंथ का लाइट टकराएगा उसी वेवलेंथ का लौटेगा, जो फ्रीक्वेंसी होगी इंसिडेंट रे की उसी वही फ्रीक्वेंसी होगा रिफ्लेक्टेड रे का। तो ये तीनों चीज चेंज नहीं करेगा। चेंज क्या करेगा, चेंज करेगा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे। तो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हुआ, आयाम, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता। तो तीव्रता या आयाम परिवर्तित करता है, लेकिन जो चीज नहीं चेंज करता है वह है आपका, याद रखिएगा, आवृत्ति, वेग और तरंगदैर्ध्य। परावर्तन में 3 चीज नहीं बदलेगा, साउंड के लिए भी लागू है, लाइट के लिए भी लागू है। 3 चीज नहीं चेंज करेगा। क्या क्या नहीं चेंज करेगा, वेवलेंथ, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी। चेंज क्या करेगा, इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड, क्योंकि प्रकाश का कुछ ना कुछ मात्रा जो होता है वह सतह से जरूर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इतना बात आपको समतल सतह से परावर्तन के बारे में याद रखना है।
अब देखिए यहां पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनता है। तो प्लेन मिरर जो होता है उसको हिंदी में हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। और समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है, यानी समतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का क्या क्या लक्षण होता है, इस चीज को हम लोग को देखना है। तो समतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का लक्षण क्या होगा, इस चीज को देखिए। समतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का लक्षण, तो ये तो आपको पता ही होगा, पहले भी आप पढ़े होंगे, एक बार देख लीजिए। सबसे पहला, समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है किसी वस्तु का, वह हमेशा काल्पनिक बनाता है। इसी काल्पनिक को हम लोग आभासी भी कहते हैं, काल्पनिक या आभासी। इंग्लिश में इसको कहते हैं इमेजिनरी या फिर वर्चुअल। तो पहला हो गया काल्पनिक या आभासी बनाएगा। दूसरा जो है ये वस्तु का आकार, दूसरा जो है ये बनाता है सीधा यानी एरेक्ट होगा। तीसरा जो है वह आपका बनाता है ये वस्तु और प्रतिबिंब का आकार जो होता है वह होता है बराबर। तो जो लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या है ये देख लीजिए। पहला काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनेगा, दूसरा सीधा बनेगा, तीसरा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा, चौथा जो है वह वस्तु और प्रतिबिंब का दर्पण से दूरी जो होगा वह होगा बराबर। वस्तु और प्रतिबिंब का दर्पण से दूरी बराबर। और पांचवा जो है वह है आपका पार्श्व उल्टा यानी लैटरली इन्वर्टेड। पार्श्व उल्टा इंग्लिश में कहेंगे लैटरली इन्वर्टेड। तो समतल दर्पण जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा तो उसके 5 लक्षण होंगे। पहला, प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी होगा। दूसरा, प्रतिबिंब सीधा होगा। तीसरा, वस्तु और प्रतिबिंब का आकार बराबर। चौथा, वस्तु और प्रतिबिंब का दर्पण से दूरी बराबर होगा। और पांचवा, पार्श्व उल्टा यानी लैटरली इन्वर्टेड होगा। अब ये कैसे बनता है, ये कैरेक्टरिस्टिक क्यों आता है, इसको समझिए। तो देखिए मान लीजिए कि ये एक आपका समतल दर्पण है, सपोज कर लीजिए ये आपका एक समतल दर्पण है, मिरर है, और यहां पर सामने एक वस्तु रखा हुआ है, सपोज कर लीजिए ये वस्तु है AB। अब इसको बनाना है, इस समतल दर्पण में इस वस्तु का प्रतिबिंब बनना है। तो प्रतिबिंब कब बनता है, याद रखिएगा, प्रतिबिंब तब बनता है जब 2 या 2 से अधिक, मिनिमम 2 और उससे ज्यादा कुछ भी, 3, 4, 5, 10, 20, 50 लाख करोड़ अनंत कुछ भी हो, मिनिमम 2 या 2 से अधिक परावर्तित किरण या अपवर्तित किरण या तो सच में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो प्रतिबिंब बनेगा। याद रखिएगा, 2 या 2 से अधिक परावर्तित या अपवर्तित किरण सच में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो प्रतिबिंब बनेगा। अगर सच में मिलता हुआ प्रतीत हुआ, सच में मिलता है परावर्तित किरण, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दा पर प्राप्त कर सकते हो। अगर परावर्तित किरण सच में मिले या अपवर्तित किरण सच में मिले तो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर मिलता हुआ प्रतीत हुआ, अगर परावर्तित किरण मिलता हुआ या अपवर्तित किरण मिलता हुआ प्रतीत हुआ तो प्रतिबिंब बनेगा जो वो होगा काल्पनिक, और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो याद रखिए, इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे चाहिए, 2 परावर्तित या अपवर्तित किरण चाहिए। यहां पर दर्पण है इसलिए आप कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे चाहिए। अब देखिए प्रतिबिंब बनाते हैं, AB ऑब्जेक्ट का दर्पण के सामने रखा हुआ। तो पहला किरण दर्पण पर टकराया, मान लो ये कोई प्रकाश का किरण AB पर टकरा रहा होगा कहीं से भी, मान लीजिए सूर्य का प्रकाश ये पर टकराया, फिर A से यहां पर लाइट गया, और ये हो गया इंसिडेंट रे नंबर 1। जिस बिंदु पर टकराया वह बिंदु हो गया आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर आप एक अभिलंब बनाइएगा, यह अभिलंब हो गया, नॉर्मल हो गया, इसको आप नॉर्मल कहिए, ये नॉर्मल है। तो यहां पर देखिए इंसिडेंट रे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच एंगल कितना बन रहा है,
0 डिग्री का। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल जो बन रहा है वो एंगल बन रहा है 0 डिग्री का। जब एंगल 0 डिग्री का बना यानी एंगल आई बराबर 0, एंगल आई बराबर 0 तो एंगल आर भी 0, यानी परावर्तित किरण वापस लौट गया। तो ये हुआ रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1। अब दूसरा प्रकाश का किरण टकराया ऐसे, मान लो ये हुआ इंसिडेंट रे नंबर 2। जिस बिंदु पर टकराया वो बिंदु हो गया आपतन बिंदु, तो ये हो गया आपतन बिंदु। अब यहां पर भी एक अभिलंब बनाएंगे, ये हुआ एक अभिलंब, ये हुआ नॉर्मल, इसको मान लो n1, इसको मान लो n2। अब ये हो गया एंगल आई, आपतित किरण जो अभिलंब के साथ एंगल बनाता है एंगल आई, और एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, तो परावर्तित किरण ऐसे चला गया। ये हुआ रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2, ये इंसिडेंट रे नंबर 2, रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2, और ये हो गया एंगल आर। एंगल आई एंगल आर बराबर है। अब देखिए इस दर्पण पर दो किरणें टकराई, पहला किरण ये टकराया, दूसरा किरण ये टकराया, जिसके कारण पहला परावर्तित किरण ऐसे गया, दूसरा ऐसे गया। अब अगर इसको आगे हम बढ़ाते चले जाएं, इसको आगे बढ़ाते चले जाएं, तो आगे तो कभी नहीं मिलेगा, यानी सच में मिलने का बात नहीं है। जब सच में मिलने का बात नहीं है तो इसको बैकवर्ड प्रोसीड कीजिए। परावर्तित किरण ऐसे, इसको पीछे ले जाइए, ये परावर्तित किरण ऐसे, इसको पीछे लेके चले जाइए। यहां पर दोनों मिलता हुआ प्रतीत हुआ, और इसलिए यहां पर ए का प्रतिबिंब बन गया ए डैश। यहां पर याद रखिए परावर्तित किरण सच में मिला नहीं, मिलता हुआ प्रतीत हुआ, इसीलिए प्रतिबिंब भी काल्पनिक बनता है, काल्पनिक। जैसे आपने ए का बनाया वैसे आप बी का भी बना सकते हैं, इस पॉइंट का भी बना सकते हो, इस पॉइंट का भी बना सकते हो, इस पॉइंट का भी बना सकते हो। हम डायरेक्ट यहां बी का बनाते हैं। जो किरण टकराया दर्पण पर, आपतित किरण नंबर 1, जिस बिंदु पर टकराया आपतन बिंदु, यहां पर अभिलंब बनाए, इसको नाम दे दिए मान लो n3। एंगल आई 0 है तो एंगल आर भी 0 होगा, परावर्तित किरण ऐसे चला गया। दूसरा किरण ऐसे टकराया, मान लो इंसिडेंट रे नंबर 2, जिस बिंदु पर टकराया वह बिंदु आपतन बिंदु, ये हो गया आपका यहां पर नॉर्मल n4, ये आपतन कोण हो गया, यहां से ऐसे चला गया, ये r4 हो गया, सॉरी r2 हो गया, और ये एंगल आर हो गया। तो यहां पर ये किरण और ये किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1 और नंबर 2 सच में कभी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे। अब इस रे को पीछे बढ़ाए और इस रे को भी पीछे बढ़ाए, यहां पर मिलता हुआ प्रतीत हुआ, ये बी का प्रतिबिंब बना बी डैश, और ये प्रतिबिंब हो गया ए डैश बी डैश। तो देखिए यहां पर परावर्तित किरण इस केस में भी और इस केस में भी सच में मिलता नहीं है, मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो यहां पर इसलिए जो प्रतिबिंब बनता है वह बनता है काल्पनिक या आभासी। याद रखिएगा, जब परावर्तित किरण सच में न मिले, मिलता हुआ प्रतीत हो, तो प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा है सीधा। सीधा इसको क्यों कह रहे हैं, देखिए ए टॉप पार्ट है और बी बॉटम पार्ट है, यानी ए शीर्ष है बी आधार है। जब प्रतिबिंब हम प्राप्त कर रहे हैं तो जो शीर्ष पर है उसका प्रतिबिंब भी शीर्ष पर बन रहा है, और जो आधार में है उसका प्रतिबिंब भी आधार पे है। तो ए ऊपर है, इसका इमेज भी ऊपर है ए डैश, बी नीचे है, इसका इमेज भी नीचे है बी डैश। तो ए का ऊपर ए डैश, बी का नीचे बी डैश, यानी ऊपर वाला भाग ऊपर ही है, नीचे वाला भाग नीचे ही है, इसलिए इसको कहेंगे प्रतिबिंब है सीधा। तीसरा कह रहे हैं वस्तु और प्रतिबिंब का आकार बराबर। देखिए ये नॉर्मल n1, ये नॉर्मल n1 और ये नॉर्मल n3, ये दो नॉर्मल है, एक n1 है एक n3 है। अब नॉर्मल तो जान रहे हो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है इस सतह पर, और इस दोनों को अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये यहां टच कर रहा है ए को, ये टच कर रहा है ए डैश को। उसी प्रकार n3 को आगे बढ़ाइएगा तो ये बी डैश को टच करेगा, ये बी को टच करेगा। अब ये n1 और n3 जब दोनों नॉर्मल है इस सतह पर, तो ये दोनों तो पैरेलल, और पैरेलल में क्या होता है, डिस्टेंस बराबर। तो ए बी यहाँ डिस्टेंस और ए बी डिस्टेंस यहाँ पर, ये दोनों डिस्टेंस बराबर है। जब ये दोनों डिस्टेंस बराबर है तो हम कहेंगे कि वस्तु और प्रतिबिंब का आकार क्या है, बराबर। देखिएगा ये n1 और ये n3 दोनों नॉर्मल है, दोनों को एक्सटेंड करते हैं तो ये इधर ए और इधर ए डैश को, और ये n3 इधर b और इधर b डैश को काटता है। क्योंकि n1 और n3 एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए ए बी और ए डैश बी डैश का डिस्टेंस बराबर हो गया, और हम कहेंगे कि वस्तु और प्रतिबिंब का आकार बराबर है। चौथा नंबर कह रहा है वस्तु और प्रतिबिंब का दर्पण से दूरी बराबर है। अब देखिए ये ट्राइंगल यहां पर ये बनाइए, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, आप सिंपल मैथमेटिकल नियम का लगा करके ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का हम कंसेप्ट आपको पिछले क्लास में भी बताए थे, याद कीजिए, नहीं तो बोल रहे फॉर्मेट्स प्रिंसिपल में देख लीजिएगा,
वहां पर आपको बताया हुआ है। तो ये ट्राइंगल वीडियो नंबर 4 में फॉर्मेट्स प्रिंसिपल में ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करके बताया हुआ है। अगर नहीं देखें तो इसको देख लीजिएगा। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में क्या होता है, सब कुछ बराबर, यानी BN3 और N3B' बराबर है। तो जब BN3 और N3B' बराबर है तो हम कहेंगे वस्तु और प्रतिबिंब का दर्पण से दूरी भी बराबर है। पांचवा है पार्श्व उल्टा, यानी लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? लैटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है लेफ्ट हो जाता है राइट और राइट हो जाता है लेफ्ट। अब ये क्या कंसेप्ट है? तो ये कंसेप्ट इसी पर आधारित है कि वस्तु और प्रतिबिंब का दर्पण से दूरी बराबर होता है। कहने का मतलब क्या कि मान लीजिए कि ये एक एरो हमने बनाया, तो ये एरो का पार्ट AB है। मान लीजिए एरो का हम दर्शाते हैं AB से, तो B पार्ट क्योंकि दर्पण से पास है इसीलिए इसका इमेज भी दर्पण के पास बनेगा, ये पार्ट। तो ये पार्ट हो गया B' और A पार्ट जो दर्पण से दूर है ये भी दर्पण से दूर बनेगा, तो यहां पर A' बनेगा। अब देखिए ये हो गया आपका लैटरली इन्वर्टेड, मतलब ये ऐसे था साइड वाइज ऐसे पलट गया। तो इसका कंसेप्ट क्या है? इसका कंसेप्ट सिंपल है कि जो दर्पण के पास है उसका इमेज भी दर्पण के पास बनेगा और जो पार्ट दर्पण से दूर है उसका इमेज भी दर्पण से दूर बनेगा। तो ये कंसेप्ट जो है इस पर आधारित है, पार्श्व उल्टा, लैटरली इन्वर्टेड। अब लैटरली इन्वर्टेड को अगर एक एग्जांपल से देखना है जो आप लोग के रीजनिंग वगैरह में पूछता है तो उसका क्या कंसेप्ट है, वो भी इसी कंसेप्ट पर आधारित है। मान लीजिए आपको कहता है कि लेटर रेड है, इसका आप बनाइए लैटरली इन्वर्टेड इमेज क्या होगा। तो देखो रेड में ये अक्षर सबसे दूर है मिरर से, तो इसका इमेज भी सबसे दूर बनेगा, ऐसा बनेगा। और D अक्षर सबसे पास है तो इसका सबसे पास बनेगा, ये ऐसा बनेगा, और ये इमेज बनेगा ऐसा। तो जो सबसे दूर है उसका इमेज भी सबसे दूर होगा, जो सबसे पास है उसका इमेज भी सबसे पास होगा। तो इसको कहा जाता है लैटरली इन्वर्टेड, यानी पार्श्व उल्टा, यानी लेफ्ट लेटर हो गया राइट लेटर और जो राइट लेटर था वह हो गया लेफ्ट लेटर इमेज में। तो ये कंसेप्ट होता है लैटरली इन्वर्टेड यानी पार्श्व उल्टा का। तो समतल दर्पण जब भी प्रतिबिंब बनाता है तो वह बनाता है आपका कैसा? काल्पनिक बनाता है, सीधा बनाता है। वस्तु और प्रतिबिंब का दर्पण से दूरी बराबर होता है, वस्तु और प्रतिबिंब का दर्पण से आकार भी बराबर होता है, और वस्तु और प्रतिबिंब का आकार भी बराबर होता है, दूरी भी बराबर होता है, और पार्श्व उल्टा होता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन है कि क्या कभी समतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? एक क्वेश्चन है कि क्या समतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? क्या समतल दर्पण कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? बना सकता है, यानी क्या प्लेन मिरर कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज बना सकेगा? आंसर होगा यस, हाँ। कब? जब प्रकाश की किरणें अपसारी हो, अभिसारी हो मतलब कन्वर्जिंग हो। अब ये क्या कंसेप्ट है इसको देखिए मान लीजिए कि ये एक समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण, और एक प्रकाश का किरण ऐसे आ रहा है और एक प्रकाश का किरण ऐसे आ रहा है। तो ये किरणें क्या कर रही हैं? मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। अगर ये दर्पण नहीं रहता तो आगे बढ़ता, ये मिल जाता, तो इसको हम लोग कहते हैं अभिसारी यानी कन्वर्जिंग। अब यहां लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाओगे तो ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा। अब ये देखिए इंसिडेंट रे नंबर 1 है तो रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1 हुआ, ये इंसिडेंट रे नंबर 2 है तो रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2 हुआ। देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1 और ये रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2 सच में मिल गया, और इसीलिए यहां जो इमेज बनेगा, ये जो इमेज हुआ वह कैसा हुआ? रियल इमेज। तो समतल दर्पण भी वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब तभी बनाएगा जब जो किरणें, जो आपतित किरणें हैं वह कैसी हों? अभिसारी हों। यहां पर आप ऑब्जेक्ट को नहीं दिखा सकते हो क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां रियल नहीं है, यहां पर ऑब्जेक्ट को कहेंगे वर्चुअल है, काल्पनिक वस्तु है, और प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक। तो वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा,
वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा और काल्पनिक वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। तो ये एक कंसेप्ट है कि क्वेश्चन पूछता है कि क्या समतल दर्पण कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, तो आंसर देंगे हाँ बना सकता है, लेकिन कब? जब प्रकाश की किरणें अभिसारी हो, या ऐसा भी कह सकते हैं या वस्तु काल्पनिक हो। काल्पनिक का मतलब होता है वर्चुअल, या वस्तु काल्पनिक होगा। एक बात ये हो गया। अब देखिए, तो यहां तक हम लोग बात किए कि वस्तु समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार से बना सकता है। अब अगले क्लासेस में हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, क्या इस पर क्वेश्चंस आता है और क्वेश्चंस देखना है। और इसके बाद हम देखेंगे कि प्लेन मिरर से रिलेटेड और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिससे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है, वो सारा पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। आप लोग को हम लोग का अगर चैनल पसंद आ रहा है तो फिर इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग मोटिवेट होकर के और अधिक से अधिक वीडियो डाल सकें। घर में पढ़ते रहिए, लॉकडाउन का पीरियड है। थैंक यू।